चार्जशीट के जो पहले पेज हैं 20-25 पेज हैं वो सभी एक टाइटल से स्टार्ट होते हैं क्रोनोलॉजी। और पूरा जो फोकस रहा है इन्वेस्टिगेशन का ये रहा है कि एक किसी चीज़ को टारगेट करके वो पूरी चीज़ नरेट की जाए। होना ये चाहिए था कि भाई अगर कोई आप इंसिडेंट को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे इंसिडेंट का रेफरेंस दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लिंक इस्टेब्लिश करते हैं कि वहाँ से ये चीज़ हुई है, उनका इससे कनेक्शन है। वो कनेक्शन तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ मोस्टली एफआईआर में, लेकिन सभी एफआईआर में रेफरेंस है। वो ये शो करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का फोकस था वो एक नैरेटिव सेट करने में था। मैं दिल्ली दंगे के कुछ केस फ्री में लड़ रहा हूँ या फ्री में कर रहा हूँ कुछ केसेस को, और मोस्टली वो केसेस जो मैं फ्री में कर रहा हूँ उन लोगों के हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो किसी फ़ीस की एडवोकेट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, ऐसी कंडीशन नहीं है, या जिन लोगों को बिल्कुल पुलिस ने फर्जी तरीके से केस में फंसाया है। फॉर एग्जांपल, मैं जो फर्स्ट टाइम अपियर हुआ कोर्ट में, दंगों की कोर्ट में, किसी रेफरेंस से कुछ एक्यूज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लोग अपियर होंगे कोर्ट में 26 फरवरी को। जब मैं अपियर हुआ उसमें 4 लड़कों को दिल्ली पुलिस पकड़ के लेके आई। उनके नाम थे सरफराज, इकराम, एक अली रज़ा और मुस्तकीम। जब उन लोगों से मैंने बात की कोर्ट में, भाई आपको कैसे पकड़ा, कुछ फैक्ट लेने के लिए जो केस के लिए ज़रूरी होता है कि केस के बारे में जानकारी लेते हो कि आप केस में कैसे पकड़े गए, आपका रोल क्या था, तो उनकी बातें सुन के मुझे बड़ा दुख भी हुआ और मैं सरप्राइज़ हुआ। मैंने देखा कि वो सरफराज बताता है कि मैंने दुकान थी उसकी जो रेडीमेड कपड़े बेचते हैं बच्चों के नॉर्मली। एक भीड़ ने उसकी पूरी वो रेडी जला दी, उसके सारे कपड़े लूट लिए, पैसे लूट लिए उसके, और उसके साथ मारपीट भी की। उसकी कंप्लेंट लेके वो थाने गया। थाने वालों ने उसकी कंप्लेंट तो दर्ज नहीं की, लेकिन उसे पकड़ लिया और उसे एक्यूज़ बना दिया। कुछ सेम स्टोरी इकराम की है। वो एक टेलर की शॉप थी उसकी पूरी शॉप में आग लगा दी, सब सामान लूट लिया, और वो थाने जाता है तो उसी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वो आ गया। थर्ड उसमें लड़का जो था अली रज़ा इलियास अमान, उसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्लेम करती है 21 साल का है, लेकिन वो फिजिकली ये देखने से लग रहा था कि वो कुल 12-13 साल का, 14 साल का होगा हार्डली। इंक्वायरी में उसकी उम्र कुल 13 से 15 साल आई, जो ओसिफिकेशन टेस्ट में आई, और फाइनली कोर्ट ने उसे रिलीज़ कर दिया। उसमें एक इंसिडेंट में आपको थोड़ा सा नरेट करना चाहूँगा। कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि भई किसी को हेल्प चाहिए, आप जीडीपी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पर हेल्प चाहिए, डेड बॉडी नहीं दे रहे पुलिस आपका हॉस्पिटल वाले, और कोई हॉस्पिटल में उनसे कुछ ब्राइब मांग रहा है। मैंने बात की, पहुंचा, भाई हाँ बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमसे ब्राइब मांगी जा रही है 4000 रुपये की डेड बॉडी लेने के लिए। मैंने कहा भाई आप दे दीजिए, 4000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आपको, तो दे दो आप। ये सुनने के बाद वो रोने लगा, और उसने कहा कि मेरा तो घर भी जला दिया, मेरी दुकान भी जला दी, मैं जान बचा के आया हूँ, मेरे पास तो कुछ 200 या 300 रुपये। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको किसी तरह से पैसे अरेंज करके दिए, और अरेंज करने के बाद फिर सोचा नहीं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये टाइम है, मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। फिर होता क्या कि एक मैसेज आता है कि कोई आदमी फ्री हेल्प कर रहा है, तो लोग जुड़ते जाते हैं। 8% कंडीशन ये है कि अबाउट 50% केसेस वो प्रो बोनो हैं जो मैं कर रहा हूँ। 2013 के दंगों में मेरे मामा जी थे जिनका मर्डर हुआ, और उस मर्डर में जो मेन चीज़ थी ये चीज़ थी कि बाकी फैमिली को जो बचाया, वो वहाँ का जो सरपंच था गांव का, वो आया, उसने बताया कि ऐसे से झगड़े हो रहे हैं, आप मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, वो घरों में आग लगा रहे हैं। तो पूरी फैमिली को उन्हें अपने यहाँ शिफ्ट करा लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मामा थे, उन एजिड थे 75 ईयर ओल्ड, उन्होंने बोला कि मुझे कोई क्या कहेगा, मैंने सबको अपने हाथों से पाला है, बूढ़ा आदमी मुझे क्या कहेगा, और वो शिफ्ट नहीं हुए। भीड़ आई, भीड़ घर में घुसी, उन्हें निकाल कर उनका मर्डर कर दिया।
इनफैक्ट उनके टुकड़े कर दिए। जिस सरपंच ने अपने घर में पनाह दी थी बाकी फैमिली को, उसके घर पे भी हमला हुआ। उसने को कहा गया कि भाई इनको हमें सौंप दो, नहीं तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसने मुकाबला किया और बाकी पूरी फैमिली को बचाया। दिल्ली के दंगों में मोस्टली जो अरेस्ट हुए हैं वो ड्यूरिंग लॉकडाउन हुए हैं, और लॉकडाउन के टाइम मेन जो प्रॉब्लम फेस की वो प्रॉब्लम फेस ये की, प्रॉपर कोर्ट फंक्शनिंग नहीं थी। ड्यूटी एमएम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे सब वही अवेलेबल थे। कोई अरेस्ट होके आ रहे हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, एफआईआर की कॉपी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली पुलिस की जिसमें मोस्टली एफआईआर अपडेट हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं, वो अपलोड नहीं थी। तो एफआईआर की कॉपी हमें टाइमली नहीं मिल पाई, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाई, और बड़ी क्रूशल स्टेज होती है जब एक्यूज़ को पकड़ के लाते हैं, उसकी रिमांड की एप्लीकेशन फाइल होती है, पुलिस कस्टडी मांगती है या जुडिशल कस्टडी भेजते हैं। तो उस टाइम हमारा रोल होता है कि जुडिशल कस्टडी को अपोज किया जाए, पुलिस कस्टडी को अपोज किया जाए। वो पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी हम अपोज नहीं कर पाए। कुछ दिन बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन आए, दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि भाई इस पेंडेमिक सिचुएशन में फिजिकली कोर्ट में लेके ना आओ एक्यूज़ को, डायरेक्ट जेल में प्रोड्यूस करा दें। जो लोग अरेस्ट हुए फिर जेल में प्रोड्यूस हुए तो उनकी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाई, कौन किस पुलिस स्टेशन से अरेस्ट हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी भाई XYZ अरेस्ट हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी किस थाने से अरेस्ट हुआ है, किसने अरेस्ट किया है और कब इसे प्रोड्यूस करेंगे। तो उनको कोई भी जो प्राइमरी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे लीगल एड मिलनी चाहिए थी वो शायद हम नहीं दे पाए। और बेसिक जो चीज़ है इनमें, मोस्ट ऑफ एफआईआर में जो अरेस्ट हैं लोग, वो अरेस्ट हैं ड्यूटी कांस्टेबल के स्टेटमेंट पे, और एफआईआर जो अधिकतर एफआईआर हैं उसमें ड्यूटी कांस्टेबल क्लेम ये करता है कि इंसिडेंट के टाइम मैं वहाँ पर अवेलेबल था, मैंने इंसिडेंट होते देखा है और ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके स्टेटमेंट पे वो लोग अरेस्ट हुए हैं। पर उस ड्यूटी कांस्टेबल ने जो इंसिडेंट 22 फेब को हुआ है या 23 फरवरी को हुआ है, 24 फरवरी को हुआ है, कोई भी थाने में आके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना कोई डीडी उसकी रजिस्टर्ड कराई है, ना कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है। सडनली जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है 5 मार्च को, 3 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को, और सेम डे वो क्लेम करने लगता है कि मैं स्पॉट पे था और इन लोगों को मैंने देखा है, वो लोग अरेस्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत इनफेयर हुआ है कि जो रियल कल्प्रिट थे वो नहीं पकड़े जाएंगे, और वो बेसिकली इन चीज़ में लेगुना है, जो मुझे लगता है कि कोई प्रॉपर प्रोसीजर अडोप्ट नहीं हुआ है। होना ये चाहिए था कि जैसे अगर कोई ड्यूटी कांस्टेबल अवेलेबल था उसे थाने में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, एफआईआर रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी, और इंटीमेशन देना चाहिए थी कि मैं उन लोगों को पहचान सकता हूँ जिन लोगों ने दंगे किए हैं या मैंने उनको देखा है। वो चीज़ें नहीं हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट हो जाती है कि भाई दिसंबर में जामे में ये हुआ था, फिर NFC में ये हुआ, फिर सिलमपुर ये हुआ, जाफराबाद ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, अल्टीमेटली आकर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। फिर वो करंट इंसिडेंट की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो वो बहुत कम चार्जशीट ऐसी हैं जिनमें कोई डायरेक्ट एविडेंस आया है या जिनमें कोई ऐसा लगा है कि भाई कोई वेपन यूज़ हुआ है तो वेपन रिकवर हो गया हो या वहाँ डायरेक्ट CCTV फुटेज मिली हो। ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। मोस्टली केसेस में जो CCTV फुटेज है वो इंसिडेंट से पहले की ये बात की है, वो इंसिडेंट की CCTV फुटेज नहीं है। उसका रीज़न क्या है वो दिल्ली पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अच्छे से जानती है क्या है क्या नहीं। लेकिन किसी तरह में कोई भी मैंने नहीं देखा कि किसी में कोई CCTV फुटेज डायरेक्ट आई हो किसी भी तरह की। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ एक केसेस में CCTV फुटेज अवेलेबल है, मीडिया पे वो खूब टेलीकास्ट हुई हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे में FIR चल रही है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए में कोई डिफरेंट है। अब उसका रीज़न क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो रीज़न एक्सप्लेन कर पाएंगे ट्रायल के टाइम में। और मोस्ट ऑफ केसेस में मुझे नहीं लगता कि ट्रायल जो चलेगा वो सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें थोड़ी सी और प्रोफेशनल वे में पुलिस ऑफिसर करते और एविडेंस सही से कलेक्ट करते तो शायद कन्विक्शन रेट बेटर होता। देखो वी आर नाउ इन 21st सेंचुरी, लेकिन कम्युनल वायलेंस जो इंडिया में है वह स्टिल कंटिन्यू है। उसका रीज़न मुझे लगता है कि लो कन्विक्शन रेट जो है लेस देन 10% है जो हमारे यहाँ। वो लेस देन 10% क्या था, वो जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो इसलिए ही है कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो कन्विक्शन का रेट ज़्यादा होगा। कन्विक्शन का रेट ज़्यादा होगा, सोसाइटी में मैसेज जाएगा कि भाई आप ये एक्ट करोगे तो उसका पनिशमेंट ये होगा, तो ये चीज़ें रुकेंगी।
लेकिन वो कन्विक्शन रेट बेटर होने की बजाय जो NCRB का डाटा है वो बताता है वो डिक्लाइन हो रहा है इंक्रीज़ होने के बाद। तो मुझे लगता है कि हमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें मोर प्रोफेशनली काम करना चाहिए था, जो उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ है कि एक बार आप केस हाथ में लेते हो और जब भी आप उस केस को एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद पैसा सेकेंडरी इशू हो जाता है, पैसे मायने नहीं रखता। फिर आप एंटायरली जो डेडिकेट होते हो केस के लिए डेडिकेट होते हो। 22 मई को मेरा कज़न ब्रदर चाचा का लड़का यंग एज में सुसाइड किया और मुझे सुसाइड की इन्फॉर्मेशन मिलती है 22 मई की इवनिंग में। ईद जो थी वो 25 मई को थी। उसकी डेड बॉडी शाम को रिकवर हुई, मैंने 100 नंबर कॉल की, वो सीज हुई और नेक्स्ट डे 23 को उसका पोस्टमार्टम था। जो क्लाइंट थे सभी आस्पेक्ट कर रहे थे, इनके फैमिली मेम्बर्स अंदर जेल में थे जिनकी हमने बेल फाइल की हुई थी कि वे लोग आ जाएंगे 23 को या 22 को, तो हम लोग अपने घर पे ईद सेलिब्रेट करेंगे। अब 23 को मेरी जो नंबर ऑफ बेल थी वो अबाउट 20 के अराउंड में लिस्टेड थी और 23 को ही मेरा कज़न ब्रदर था, उसका पोस्टमार्टम था उसमें आपका GTB हॉस्पिटल। वहाँ पे जो चाचा का लड़का था अकेला रहता था, अदर जो फैमिली है वो नेटिव प्लेस में रहती थी। वे लोग आए तो फाइनली मैं मेंटली इतना फिट नहीं था 23 को, लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ तो हुआ। जो लोग मुझसे आशाएं लगाए बैठे हैं, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज बेल हो जाएगी और हम घर पे ईद सेलिब्रेट करेंगे, तो उनका क्या होगा। मैं कोर्ट में तैयार हुआ, तैयार होने के बाद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि पोस्टमार्टम में भी टाइम लगेगा, करीब सुबह 11 साढ़े 11 बजे लगभग। तो मैं फिर कोर्ट आया, कोर्ट आके मैंने केस अटेंड किए और 3 बजे तक मैंने केस अटेंड किए। केस अटेंड करने के बाद कुछ की बेल हुई है, कुछ डिसमिस हुई है, उसमें कुछ लोग ही बेल हुए। तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि कुछ टाइम बाद जब आप केस कंटेस्ट करते हो तो पैसा सेकेंडरी इशू हो जाता है। और रही बात कि आप कैसा महसूस करते हो या आपका अनुभव कैसा रहा है, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी फीस में केस के अंदर 1 लाख रुपये फ़ीस लेता हूँ, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना कि कोई एक्चुअल नीडी है और मैं उसकी हेल्प करता हूँ और मैंने कुछ चीज़ की हेल्प की और वो आके मुझे बोलता है सर आपकी वजह से मैं आज बाहर हूँ या मैं ये कुछ कर पाया हूँ, तो मुझे वो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटली बड़ी सेटिस्फाई होता हूँ। तो अल्टीमेटली कंक्लूज़न ये है कि मेरा मानना ये कॉमनल ना होके, हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना होके, लड़ाई कुछ और है। ये वो कुछ लोग हैं जिनमें इंसानियत ख़त्म हो गई है या जिनका मोटिव कुछ और है। जैसे इनका कोई धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो एक इंसान ही नहीं है जिस तरह के कर रहे हैं। तो कि एक थोड़े से इंसिडेंट को लेके पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर देना कि पूरी कम्युनिटी ऐसी होती है या मुस्लिम सारे गंदे होते हैं, हिंदू गंदे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इन दिल्ली के दंगों में भी एक FIR में ऐसा हुआ कि 4 लोग अरेस्ट थे। उन 4 लोगों के फेवर में जो वहाँ की मंदिर समिति थी उसने लेटर लिख के दिया। ये FIR दयालपुर पुलिस स्टेशन में हुई थी कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो लोग बेगुनाह हैं, इनका इनसे लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने तो उस रात जो मंदिर था वहाँ पे उनकी गली में उसकी रक्षा की है और हम लोगों ने जॉइंटली पूरे एरिया में पहरेदारी की है कि जो दंगा करने वाले बाहर के लोग थे वो कॉलोनी में ना घुस पाएँ और यहाँ का माहौल ना ख़राब करें। तो ये जो दंगा होता है, दंगा करने वाले मोस्टली जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिनका कुछ और ही मोटिव होता है। वो पॉलिटिकली मोटिव कह दो या कुछ और भी कह दो, वो मिसगाइडेड लोग होते हैं। इसको पर्टिकुलर ये कह देना कि किसी कम्युनिटी ने किसको मारा है, मेरे हिसाब से गलत है।